नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। एक मामला अब सामने आया है, जिस मामले को लेकर बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। ये जो मामला है वो है टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या का। इस खुदकुशी से कई सवाल उठे। बीते शनिवार को अपने शो के सेट पर रेस्ट रूम के अंदर उन्होंने ऐसा जो एलिगेशन है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या के बाद बड़ा जबरदस्त हंगामा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लव जिहाद का नाम फिर से उभर के सामने आता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब मसले में जो पूरा मामला है वो तुनिशा की अब मां ने भी आरोप लगाया है कि उनके सह अभिनेता शाहजहां खान पर जो आरोप है हत्या का, उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का उनके ऊपर आरोप है। उन्होंने तुनिशा कहा कि तुनिशा और शाहजहां टीवी सीरियल में साथ में काम करते थे, उन दोनों के बीच में संबंध थे। तुनिशा की मां का कहना है कि शाहजहां ने उनकी बेटी से शादी करने का वादा किया था, उसको ये कहकर इस्तेमाल करता रहा। और उसके बाद दुनिया में तुनिशा की मां ने ये कहा कि आरोप ये लगाया कि शाहजहां खान के और भी कई सारी महिलाओं के साथ उनके संबंध थे और इसी धोखे को तुनिशा झेल नहीं सकी और इसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उनकी मां ने कहा क्या है। शाहजहां ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। शाहजहां ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शाहजहां को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो अब पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। अब पुलिस के मुताबिक तुनिशा और शाहजहां खान के बीच में प्रेम संबंध था। जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और इसी ब्रेकअप से आहत होकर उसके बाद वो काफी तनाव में चल रही थी और माना यह जा रहा है कि इसी तनाव के चलते तुनिशा ने ये कठोर कदम उठा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तुनिशा की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। तुनिशा की मां की शिकायत है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जो है वो शाहजहां खान के ऊपर लगा रही हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन इसी बीच में बड़े सारे नेता इस पर अपनी राजनीति करने कूद पड़े। इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, एक नया मोड़ देने की कोशिश इस पर कर रहे हैं। पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा कि मामले की लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए। फिर महाराष्ट्र के एक मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि लव जिहाद का मामला बताकर इसको राजनीतिक फायदा मोड़ देने की इसको कोशिश की गई। उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए जरा। तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो इस मामले की जांच के किसी सिरे तक पहुंचने से पहले ही इसे लव जिहाद का केस खुद ही बता दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि खुदकुशी से कुछ देर पहले ही तुनिशा और शाहजहां ने एक साथ लंच किया था। तुनिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। ऐसे में पुलिस ने दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन जब्त कर लिए। उसकी फोरेंसिक जांच चल रही है। तुनिशा के कपड़े, गहने, वो सब भी फोरेंसिक जांच का इस वक्त उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन जांच पूरी होने से पहले इस मामले को किसी खास मंशा से बताकर तूल देने की कोशिशें काफी तेज हैं। अपने भड़काऊ बयानों के लिए विवादों में रही बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिके के कार्यक्रम में
लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए यहां तक बोल गई कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार रख लेने चाहिए, चाहे सब्जी काटने का चाकू हो उसे इतनी धार से रखें कि किसी की गर्दन काट सकें। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है, तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। ये बयान है देश की संसद में चुनी हुई सांसद के, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। और आप लोगों को यह बता दूं, शायद इस बयान से आपको ज्यादा अचरज हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अभी मालेगांव टेरर केस में, जो ब्लास्ट का केस है, उसमें ये अभी बेल पर बाहर है, इनके ऊपर अभी वो मुकदमा चल रहा है। खैर, लव जिहाद का तो पिछले काफी अरसे से लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मामले को तूल दिया जा रहा है, एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो दोनों की शादी अगर वो कर लें, या किसी प्रेम संबंध में हो, या किसी वजह से दोनों साथ में भी हो और अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाए तो तुरंत उसे लव जिहाद का नाम बता दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की उसमें आवश्यकता ही नहीं। ऐसे मामलों में शादी के पीछे धर्मांतरण की मंशा को मान ली जाती है, लेकिन सवाल यह है कि कानून के तहत लव जिहाद शब्द का कोई अर्थ है या नहीं, कोई कानून है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस लव जिहाद शब्द को कैसे डिफाइन करती है? 4 फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री ने, यानी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि मौजूदा कानूनों के तहत लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि लव जिहाद का कोई भी केस किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि केरल में अंतर धार्मिक विवाद से जुड़े 2 मामलों पर एनआईए की जांच हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, वहां पर यह थोड़ा आवाज आपको ज्यादा सुनने को मिलती है। महाराष्ट्र की सरकार ने 20 सितंबर यानी तुनिशा की खुदकुशी का जो मामला सामने आने से बस 3 दिन पहले कहा था कि वो लव जिहाद के मुद्दे पर कानून बनाने पर विचार कर रही है, और इसके लिए अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन भी चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, कुछ राज्यों में इससे निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, और महाराष्ट्र भी उसी तर्ज पर कानून बनाने को लेकर अब तैयारी कर रहा है ताकि महिलाओं को लंबे समय तक सुरक्षा दी जाए। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विधि और न्याय मंत्री भी हैं। उनका यह बयान श्रद्धा वालकर हत्याकांड के सिलसिले में आया था। मई में श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली में की थी और उसके शरीर के 56 टुकड़े करने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया था। यह मामला लगातार कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। इस मामले में आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार करके उसकी जांच भी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मुलाकात की और लव जिहाद के मुद्दे पर कानून बनाने के विचार की यह बात कही। लव जिहाद के मुद्दे पर कानून बनाने की बात लगातार चर्चा में रही है। इससे जुड़ा कानून देश के 11 राज्यों में बन भी चुका है, लेकिन खास बात यह है कि किसी भी कानून में लव जिहाद शब्द का जिक्र ही नहीं है। जिस कानून को लोगों को बेचा जा रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ है, उसमें लव जिहाद नाम के शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। हाल ही में हरियाणा में इस कानून को बनाने वाला जो हरियाणा है वो 11वां राज्य बन गया था। अब हरियाणा में धर्मांतरण रोकथाम कानून के तहत जिम्मेदारी आरोपी की होगी कि वो ये साबित करे कि शादी के लिए धर्मांतरण को पहचान छुपाकर, ताकत का इस्तेमाल कर, धमकाकर, प्रभाव का इस्तेमाल कर, जबरन या लुभाकर किसी अन्य से धोखे से तो नहीं की गई। हरियाणा से पहले जिन 10 राज्यों ने इस कानून को बनाया, बार बार बात कही लव जिहाद कानून बनाने की, वो अधिकतर भारतीय जनता शासित राज्य हैं। कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बना है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड उन राज्यों में शामिल हैं जहां पर कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है।
अब लव जिहाद के मामले पे बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान काफी आम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 22 नवंबर को एक इंटरव्यू में कहा था कि लव जिहाद एक सच्चाई है और देश में उसे रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लव जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। इसी महीने 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जल्द ही मैरिज रजिस्टर ब्यूरो में शादी का आवेदन देने वालों का पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि लव जिहाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए मौजूदा कानून काफी प्रभावी होगा। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। लेकिन लव जिहाद रोकने के लिए जुड़े कानूनों में लगातार किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। 2021 में मध्य प्रदेश में इससे धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2021 को लागू करने के बाद लव जिहाद से जुड़े 65 केस दर्ज कर दिए गए और इसी साल में अभी तक 39 केस दर्ज हो चुके हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है कि कानून लागू होने के पहले 3 महीने में दर्ज हुए 21 केसों की जांच की तो पता चला कि 21 में से कम 11 मामलों में जिन महिलाओं ने केस दर्ज कराया था वो आरोपी को पहले से जानती थी। आरोपी या तो उनका दोस्त था या उनके प्रेम संबंध थे। एक मामले में तो शादी को 5 साल से ज्यादा हो चुके थे। कम से कम 4 मामलों में लड़का लड़की भाग गए थे और लड़की ने इसके बाद पुलिस में केस दर्ज कराया। 3 मामलों में हिंदुत्ववादी संगठनों के दखल के बाद केस दर्ज किए गए। बाकी मामलों में ईसाई मिशनरियों द्वारा ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए लुभाने के मामले जुड़े हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो इससे जुड़े कानून को लागू होने के 1 महीने के अंदर अंदर 14 केस दर्ज कर दिए गए। 51 गिरफ्तारियां भी कर ली गई, जिनमें करीब 39 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही आरोप बाकी राज्यों में लगते रहे। यह ध्यान देने की बात है कि लव जिहाद पर रोक के लिए जितने भी राज्यों में कानून लाए गए उनमें लव जिहाद शब्द का कोई जिक्र नहीं। हालांकि मंशा यही है, ये कानून कितने प्रभावी हों, इनका कैसे दुरुपयोग हो रहा है और हमें किस तरीके से संविधान के दायरे में कैसे ये कानून खड़े होते हैं, इसे समझने के लिए हमने संविधान के जानकार प्रोफेसर फौजान मुस्तफा से बात की। आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अजीब बात यह है कि लव जिहाद को लेकर राजनीतिक सभाओं में, चुनावों में बात होती रही और कई राज्यों में इस पर कानून बने। सबसे पहले लव जिहाद की बात केरला में हुई
उसके बाद वहां पर एक पुलिस इंक्वायरी हुई आईजी लेवल की, और उस इंक्वायरी में ये पाया गया, हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुई, कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि हादिया के मामले में एक 24 साल की लड़की थी जिसने धर्म परिवर्तन किया, अपनी मर्जी से विवाह किया। उसके पिता ने उस विवाह को चुनौती दी, उस लड़की को जबरदस्ती अपने घर में बंद रखा, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई के दौरान एनआईए की जांच का आदेश दिया, और एनआईए की जांच में भी लव जिहाद जैसी कोई चीज सामने नहीं आई, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो विवाह हुआ था उसको वैध माना, और ये कहा कि एक एडल्ट लड़की को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुने। जो कई राज्यों में कानून पास हुए हैं जिनके बारे में राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कहा जाता है कि वो लव जिहाद के विरुद्ध कानून है, उसमें यकीनन शब्द लव जिहाद नहीं आया। वास्तव में लव और जिहाद साथ में नहीं हो सकते। अगर जिहाद का एक नैरो मीनिंग जो है वो एक जंग के लिए लिया जा रहा है, तो प्यार और जंग साथ नहीं होती, जबकि कहा जाता है कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है। ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों का नाम भी बड़ा अजीब है। ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से कानून बनाए गए हैं। बेसिकली इन कानूनों में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है, और अगर धर्म परिवर्तन कर कर शादी कर ली जाए किसी लड़की से, तो उसके लिए बहुत अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अजीब बात है कि जिस कानून का नाम फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और जो कानून इस तरह के अब आधा दर्जन राज्यों में बन चुके हैं, वो धर्म की स्वतंत्रता नहीं देते, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देते। लव जिहाद के कानून के सिलसिले में सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये कि यदि हम देश में समान नागरिक संहिता चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, तो आप समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 से है। उस कानून में दो धर्मों के मानने वालों को एक वैध विवाह करने का अधिकार है। और आपको मालूम है कि जब इस कानून के तहत नोटिस दिया गया, प्रावधान था कि नोटिस दिया जाए कि कौन किससे शादी कर रहा है, उस प्रावधान का उद्देश्य ये था कि ताकि कोई किसी को धोखा दे के शादी ना कर ले। तो बहुत से लोगों ने उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वो नोटिस देने के प्रावधान पर स्टे लगा दिया कि अब कोई नोटिस जनता को नहीं दिया जाएगा कि ये व्यक्ति उस लड़की से शादी कर रहा है। तो जो लव जिहाद लॉज हैं, वो लव जिहाद के नाम से नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से लॉज हैं। और उन लॉज में जो समस्या है पहली, वो ये कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो देश का संसद द्वारा पारित कानून है, जिस कानून में इंटरफेथ मैरिजेस का प्रावधान है, वो उसकी पॉलिसी के विरुद्ध जाते हैं। यदि समाज में वास्तव में हमें धर्मों के बीच एक प्यार और मोहब्बत पैदा करना है, तो अगर दो धर्म के लोग आपस में शादी कर लें और साथ में रहें, और ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो इस तरह से रहते हैं और अपने अपने धर्मों पर कायम रहते हैं, उससे समाज में जो ये धार्मिक उन्माद है ये शायद कम हो। दूसरी चीज जो उससे भी अहम है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को अपने पर्सनल मामलात में अपने पर्सनल फैसले करने का अधिकार है, जो निजता के अधिकार के तहत अब 9 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पुट्टू स्वामी में एक्सेप्ट कर लिया।
तो शादी कौन किससे करता है ये बहुत पर्सनल मामला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो उसको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुने। तो ये आपने सुना, बड़ी अहम बात कह रहे थे जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस पूरी बात पर। कुल मिलाकर ये बात समझिए कि ये जो कानून है बचाने से ज्यादा ये लोगों को इस बात के लिए परेशान करने, सोचने के लिए ज्यादा बन रहे हैं कि अगर आप एक इंटरफेथ यानी कि अलग अलग धर्म के अगर आप कपल हैं, आप शादी आपस में करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस तरह के रोड़े जरूर लगा दिए जाएं कि आप ये करने से पहले कई बार सोचें। आपको जरा फटाफट एक अपडेट और दे देता हूं। पिछले दिनों दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला जो हत्याकांड हुआ था, जिसको अब लब जिहाद के नाम पर बड़ी चर्चा भी उसने पकड़ी। ये मामला था श्रद्धा वालकर हत्याकांड का। इस मामले में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया और उनकी जांच चल रही है। आफ्ताब ने अपनी लिविंग गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या की और उनके शव को 35 टुकड़ों में काटकर दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया था। हमने भी लगातार इसकी बड़ी कवरेज आपको दिखाई थी। हत्या 18 मई को हुई थी और इसका मामला जो है वो खुलासा जो है वो बहुत लेट जाके नवंबर में हुआ, 11 नवंबर को हुआ था। 11 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आफ्ताब का लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट भी हो चुका है। हत्या की परिस्थितियां जो होती हैं, जो परिस्थिति जन्य सबूत होते हैं यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, पुलिस उसको जुटा रही है। और इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप भी मिले हैं। इसके बाद आफ्ताब का अब सीबीआई सीएफएल लैब में जो वॉइस सैंपल है उसको लेकर गई है, इन ऑडियो क्लिप्स को ऑथेंटिकेट कराने के लिए, यही समझने के लिए कि इसमें जो पूरी आवाज है वो आफ्ताब की है या नहीं। और फिर चेहरे की पहचान के लिए फेस रिकग्निशन टेस्ट भी कराया जाएगा। इसी के लेटेस्ट जो अभी पूरी कहानी हुई है उसके ऊपर आपको ये हमारे सहयोगी मुकेश की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में तिहाड़ जेल से आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर सीबीआई की सीएफएसएल लैब पहुंची। लैब में सबसे पहले आफ्ताब की आवाज का नमूना लिया गया, फिर उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप मिली है। ऑडियो क्लिप में श्रद्धा वालकर और आफ्ताब के झगड़े की आवाज है, इसीलिए पुलिस ने आफ्ताब के आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उसका वॉइस सैंपल लिया गया। अगर आफ्ताब की आवाज के नमूने का मिलान ऑडियो क्लिप की आवाज से हो जाएगा तो हत्या का मकसद साबित करने में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस को जो वीडियो मिला है वो मुंबई का है, उसमें आफ्ताब की काउंसलिंग हो रही है। श्रद्धा से झगड़े के बाद उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस वीडियो में जिस एंगल से उसकी तस्वीर है उसी एंगल से उसकी 3D इमेज ली गई है। इस टेस्ट को फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कहते हैं। अगर इस टेस्ट की तस्वीर का मिलान वीडियो की तस्वीर से हो जाएगा तो आफ्ताब कोर्ट में इस बात से मुकर नहीं पाएगा कि वीडियो में वो नहीं है। आफ्ताब करीब 3 घंटे सीएफएसएल लैब में रहा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस चला गया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है। पुलिस इस केस में फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के हर पहलू को देख रही है। दरअसल ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इसीलिए पुलिस वो हर जांच करवा रही है जिससे कोर्ट में उसका केस मजबूत हो पाए। इसीलिए पुलिस ने ये 2 जांचें भी करवाई हैं जिससे कि कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में ऐसे कानून बनाने जाएं जिसमें कम से कम देश को जोड़ने की बात रहे। धार्मिक उन्माद फैलाना और उस पर और बांटना, ऐसे कानूनों की शायद अब देश में आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के मुद्दे पर। चीन में कोरोना के मामले भयानक तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार आप खबरें देख रहे होंगे। खबरों के मुताबिक चीन में बीजिंग शहर जो है वहां पे रविवार को 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। इससे पूरे चीन के अंदर कोरोना महामारी का जो अंदाजा है वो लगाया जा सकता है। हालांकि चीन से आने वाले आंकड़े जो हैं उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां कहा जाता है कि चीन में जो आंकड़े हैं हमेशा कम करके बताती है, असली तस्वीर सामने नहीं आने देती।
चीन में इस महामारी के सर उठाने से दुनिया के तमाम देशों में फिर से सावधानी का आलम है। भारत में भी कोरोना के नए मामले थोड़े आने शुरू हुए हैं। अब WHO के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 163 मामले सामने आए। कई मामले विदेश से आए हुए लोगों के हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले ही काबू करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद टीकाकरण का जो रेट है वो 6 गुना बढ़ गया है, लेकिन कोरोना की टेस्टिंग 5 गुना घट गई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिनमें राजधानी भोपाल में 3 केस हैं। चिंता की बात यह है कि हालात संभालने वाले सुरक्षा कर्मचारी अब वहां हड़ताल पर हैं। अपने देश में आया है तो फिर सावधान रहना है। पिछले हफ्ते विधानसभा में मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी और तैयारी की बात कर रहे थे। तो वहीं सदन के बाहर भोपाल के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। कुछ लोगों ने गलती से स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की जुर्रत कर ली तो पेशेवर अपराधी की तरह उन्हें रस्सी से बांधकर थाने लाया गया। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब इन्हें मालाएं पहनाई गई। आज हक मांगने पर हथकड़ी। आज राज्य में 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकरे का मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो संविदा के नाम पर हमको बलि का बकरा ही आज तक बनाया गया है। कोविड के समय में वही हम संविदा कर्मचारी हैं जो गांव-गांव में जाकर सबका घर घर में स्क्रीनिंग किए, सबकी दवाइयां दी, अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन आज मामा जी ये सब भूल गए हैं। रेगुलर चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, जो हमारा हक है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये कोविड आ रहा है, नया वायरस है, उसमें क्या होगा। इनको सोचना चाहिए। इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को करने से पहले। हम लोग अपनी जान की ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए हम पब्लिक और गवर्नमेंट और सरकार की ही सोचते हैं। हमारी 2 प्रमुख मांग है। एक मांग है कि जो मध्य प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए, और जो निष्कासित कर्मचारियों जो 9 साल 10 साल से जो NHM में सेवाएं दी हैं, उनको भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वापस लिया जाए। हम भी समाज के साथ हैं, हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आखिर हम किस वक्त अपनी पीड़ा रखें। हम 2 वर्ष से जीवन अपनी बिना परवाह किए अपनी जान पे बाजी लगाकर कई हमारे चिकित्सक, ANM, स्टाफ नर्स जो 12,000 की नौकरी करते, 12,000 वेतन पाते हैं, पहाड़ों पे चढ़कर डिब्बे ले जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। कई लोग हमारे शहीद भी हुए हैं। उनकी बिना परवाह किए हुए हमने कोविड में जब स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, तो आखिर हम बात कब रखें? हमारे पास कब समय है? सरकार को संवाद करना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए। गुना में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भूसा खा लिया। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल मैंने उनसे मंत्रालय में बुलाकर बातचीत की है और उन लोगों से अनुरोध किया है कि अभी वो हड़ताल वापस ले लें और उसकी जो भी जिनाई मांगे होंगी उन पर हम लोग डिस्कस करके उनको पूर्ति करेंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह हड़ताल 15 दिसंबर से ही चल रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ी, ये हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज भी आधे से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बेहद कम है। ऐसे में 32,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। चलिए अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं। वैसे तो यात्रा विराम पर है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत का पैगाम बांटने में लगे हुए राहुल गांधी एक बार फिर से उदार राजनीतिक मुद्रा में दिखाई पड़े। आज उन्होंने कई लोगों को श्रद्धांजलि दी। इनमें
स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने उनके स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इसके बाद तरह तरह की इस पूरी जो उनकी आज की एक्सरसाइज थी उसको अलग अलग व्याख्या की जा रही है। कोई इससे बहुत खुश है, कोई इस पर ताने कस रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी की सोमवार की सुबह पुरखों को श्रद्धांजलि देते गुजरी। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की समाधि पर तो गए ही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाना जरूरी माना। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे राहुल की विचारधारा का बदलाव बता रही है। गांधी ने सुबह सुबह जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाके उनको अच्छा है। श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ, जनसंघ और बीजेपी की विरासत के बावजूद दलों और घटकों के बाहर एक बड़ी स्वीकृति हासिल रही। वो ऐसे उदार नेता माने गए जिनका हर दल के लोग सम्मान करते रहे। उनके युवा दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वक्तृता की तारीफ की थी। खुद बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सराहना की। नरसिंह राव और चंद्रशेखर जैसे विरोधी नेताओं से उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे। राम मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने अपने अकेले पड़ते जाने की बात भी कही। एनडीए के गठन के समय दूसरे दल बीजेपी के साथ अटल जी के नाम पर ही जुड़े। कांग्रेस भी मानती है कि अटल बाकी बीजेपी से अलग रहे। वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे, पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। इन्होंने प्योरिटी इन द इलेक्शन, माने चुनाव में पवित्रता की बात की। तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी। लेकिन ये सच है कि इसके पहले किसी कांग्रेस नेता के वाजपेयी की समाधि पर जाने की बात याद नहीं आती। यहाँ वो फर्क है जो राहुल ने पैदा किया है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वो लगातार संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से भी परहेज किया। कांग्रेस तो उनमें बिल्कुल संत देख रही है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि तनाव और टकराव की राजनीति के इस चरम दौर में राहुल गांधी ने उदार राजनीति की उस विरासत को फिर से आवाज दी है जिसकी इस देश को जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में सीबीआई ने जाने माने उद्योगपति और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। 3000 करोड़ से ज्यादा लोन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सीबीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पहले ही हिरासत में ले चुका है। चंदा कोचर पर आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 3000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया और इसमें कई अनियमितताएं हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के अध्यक्ष अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं। 4 साल पहले सीबीआई ने इन तीनों पर बैंक से घपले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कोचर दंपति शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए, जबकि धूत को सीबीआई ने सोमवार सुबह मुंबई में कुछ देर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ये मामला 2011 का है, जब आईसीआईसीआई की प्रमुख चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह को 3200 करोड़ का कर्ज दिया। 2009 से 2011 के बीच आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को 6 ऊंचे मूल्य का लोन दिया। इन कर्जों को एमडी चंदा कोचर के नेतृत्व वाले पैनल ने हरी झंडी दिखाई। 7 सितंबर 2009 को आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 300 करोड़ का कर्ज दिया। उसके ठीक अगले दिन 8 सितंबर 2009 को
वीडियोकॉन ग्रुप ने 64 करोड़ दीपक कोचर की न्यू पावर रिन्यूएबल्स में ट्रांसफर कर दिए। न्यू पावर रिन्यूएबल्स में दूध का निवेश आपसी सौदा था। जब 2018 में ये मामला सामने आया तब चंदा कोचर ने इस्तीफा दिया। जहां दीपक कोचर को इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया, सीबीआई ने तीनों को गिरफ्तार किया, ये आरोप लगाते हुए कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई के मुताबिक चंदा कोचर और दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोचर दंपति बहुत असरदार हैं, बाहर रहे तो गवाहों को प्रभावित करेंगे। केस की तह तक जाने के लिए कोचर दंपति से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वेणुगोपाल धूत के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेना जरूरी है। कोचर के उस समय दिए गए दूसरे कर्जों की भी जांच चल रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये बैंकिंग फ्रॉड का बड़ा मामला है जिसकी ठीक से जांच जरूरी है। नई दिल्ली से अरविंद गुणशेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब दिल्ली की कुछ आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली में एमसीडी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के पद का जो चुनाव है उसे आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया है। आपका दावा है कि बीजेपी किसी निर्दलीय को समर्थन देकर अप्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव लड़ा सकती है। उधर बीजेपी का कहना है कि वो मंगलवार को इस बारे में कोई घोषणा करेगी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने सोमवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वे भी अपनी तरफ से कोई ना कोई जो है एक प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारने की कवायद में है, मगर आम आदमी पार्टी की मेयर बनना निश्चित है। गुरुवार को बीजेपी ने दावा किया था कि वो मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। हम लोग बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉक ओवर देंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। और ये वाकओवर का कहां, उनके पास मेजोरिटी है, इसमें वाकओवर की कहां से बात आ रही है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए। जबकि सोमवार को बीजेपी ने मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे 250 वार्ड की एमसीडी में बीजेपी के पार्षद 105 हो गए। अब वो मेयर के चुनाव को लेकर मंगलवार को घोषणा करने की बात कह रही है। आज तो ज्वाइनिंग को सेलिब्रेट, आखिरी तारीख है, उससे पहले तो करेंगे। बताया ना विजेंद्र जी ने, कल बताया। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है और मेयर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या भी है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक या सांसद नहीं टूटते तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये सारी बयानबाजी जोड़ घटा गुणा भाग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोग सालों से एमसीडी के लिए एक तरफा फैसला सुनाते आए थे, लेकिन इस बार बहुमत तो आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी के भी पार्षद अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। इसलिए ये तय माना जा सकता है कि 5 साल तक हर साल मेयर डिप्टी मेयर के जब चुनाव होंगे तो इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है। ऐसे में गरीबों और बेघरों के लिए बहुत बड़ा समस्या जो है, बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। रैन बसेरी तो हैं, लेकिन शायद काफी नहीं है। इसी वजह से कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सड़कों पर दिल्ली में क्या हालात हैं, लोग कैसे जूझ रहे हैं, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगियों ने उनसे बात की।
दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है और इससे जो परेशान है वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनको इस तरह के रैन बसेरों में आकर रहना पड़ रहा है। हम ऐसे ही एक रैन बसेरे से आप तक आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का एक रैन बसेरा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स के बाहर ये है। यहाँ पर तकरीबन 20 बेड्स हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। कल क्रिसमस के दिन पर इस सीज़न का, इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, ये रैन बसेरे भरते जा रहे हैं और लोगों को इधर घर या लोगों को इधर बसेरा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रह रहे हैं तकरीबन 20 बेड्स पर, और ये लोग अलग अलग शहरों से भी आए हैं यहाँ पर एम्स में इलाज करवाने के लिए, अपना परिवारों के साथ आए हुए हैं और ये एम्स के बाहर इस रैन बसेरे में रह रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड जैसे कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लोगों को लग रहा है, क्या अंदर जो सुविधाएं हैं क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रतिमा देवी, झारखंड से आए हैं। तो कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 15 दिन से यहाँ पर है। तो क्या अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको ठंड से बचा रही हैं या अंदर भी ठंड लगती है? नहीं यार, ठंड से बचे हुए हैं, ठंड से बहुत बचे हुए हैं। कम्बल नहीं है तो कम्बल भी दे देते हैं ओढ़ने के लिए, मगर ठंड से बचे हुए हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है, क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे? जी मैडम, आदमी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास 20 बेड है। 20 बेड पे वही 30 आदमी के लिए हम एक बेड पे 2 आदमी एडजस्ट कर देते हैं ठंड के बचने के लिए, और बाकी बात जो आदमी आते हैं वो आगे बड़ी कैंप लगे वहाँ भेज देते हैं। तो 20 लोगों की आपके पास जगह है, पर कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? वही 50-60 लोग एक दिन में आ जाते हैं। यहाँ पे 20-30 लोगों की कैपेसिटी है, पर यहाँ पर लोग जितने आ रहे हैं वो 40-50 लोग दिन में आ जाते हैं यहाँ पर बसेरा मांगने के लिए। इसलिए जो बचे हुए लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि उन्हें बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है। उन्हें सड़क पे ही अपने परिवारों के साथ अपना सारा सामान लेकर यहीं पर बैठना पड़ रहा है। ललितपुर से आए, खाने पीने की दिक्कत है, सड़क पे आंखों से दिखता नहीं है और सड़क पे सोना पड़ रहा है। सड़क पे ही सो रहे हैं सब। दोनों आंखों से दिखता नहीं, वो खराब बता रहे हैं और सड़क पे सोना पड़ रहा है। जगह ही नहीं है, अंदर बोलते जगह नहीं है। बाहर के शौचालय भी दिक्कत कर रहे हैं। बाहर के शौचालय भाई पैसे ले रहे हैं। अच्छा, के शौचालय भी नहीं? हाँ, शौचालय लिए, पेशाब के लिए भी पैसे ले रहे हैं, लेटरिन के लिए पैसे ले रहे हैं वो लोग। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैम 1 महीना हुआ है। सड़क पर ही रह रहे हैं? हाँ, सड़क पर ही। सड़क पर सोना पड़ रहा है अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मरीज़ जो हैं उन्हें भी सड़क पर सोना पड़ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर्स गिरते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, उन्हें यहाँ रहना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर उनके पास कोई और चारा नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।